अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट हमने चैप्टर नंबर 13 जो था वो मुकम्मल किया था। अब जो हम बात करने लगे हैं वो करने लगे हैं चैप्टर नंबर 14 की, जिसके अंदर हम बात करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग की। ठीक है, तो बेसिकली बात किसके बारे में होने लगी है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हमने जब चैप्टर नंबर पढ़ा था 7, तो उसके अंदर हमने बात की थी दो तरह के स्टैटिस्टिक्स होते हैं। एक होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एक था इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हमने क्या बात की थी कि हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसको समराइज करते हैं, कंडेंसेट करते हैं, उसके बाद हम उस डाटा को इस्तेमाल करते हुए किसी फैसले के ऊपर पहुंचते हैं। तो डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस होता है वो हमने करना होता है, वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में होता है। और हमने उस वक्त बात की थी कि ये हम चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 में इसके बारे में बात करेंगे कि इस डाटा को हम यूटिलाइज करते हुए कैसे जो है अपने डिसीजन तक पहुंचेंगे। ठीक है ना। तो आज हम उसके बारे में बात करने लगेंगे, हाउ वी विल मेक डिसीजन अबाउट समथिंग ऑन द पास्ट डाटा। हम पास्ट डाटा को यूटिलाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, और उसकी बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। तो अब फ्यूचर को जब मैं प्रिडिक्ट करने जा रहा हूं, तो फ्यूचर को अब मैं प्रिडिक्ट किस तरीके से करूंगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसके बारे में किसके थ्रू बात होगी? हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू बात होगी। ठीक होगी बात। अच्छा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या? इट इज द यूज ऑफ द स्टैटिस्टिक्स टू डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट द गिवन हाइपोथेसिस इज ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पहले तो हमें क्या क्रिएट करना है? हाइपोथेसिस। अब ये हाइपोथेसिस डिसीजन मेकिंग तक पहुंचेंगे किस तरह, उसके लिए हमारे पास टोटल कितने हैं? 6 स्टेप्स हैं हमारे पास। कौन कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो क्या है कि हमने क्या करना है? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है हमारे पास? कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले तो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे किसको? अपने हाइपोथेसिस को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है ना। अब हाइपोथेसिस को कंस्ट्रक्ट किस तरह किया जाएगा कि हम फैसला लेना क्या चाहते हैं, किस बारे में लेना चाह रहे हैं। ठीक होगी ना बात। तो पहले तो वो बात करेंगे, लाइक मैं चाहता क्या हूं। लाइक फॉर एग्जांपल हमने बात की, हमने कहा एक हमारे पास पेप्सी की बोतल मौजूद है। ठीक है, पेप्सी की बोतल मौजूद है, तो अब मैं उसके ऊपर हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगाना चाह रहा हूं। अब मैंने कहा हाफ लीटर की बोतल है। हाफ लीटर की बोतल में मैं ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगाना चाहता हूं कि क्या 500 मिलीलीटर, हाफ लीटर 500 मिलीलीटर होता है, तो क्या 500 मिलीलीटर उसके अंदर मौजूद है या नहीं है। ठीक है ना। तो हम उसके अंदर दो तरह के हाइपोथेसिस बनाएंगे। एक, इसको दो हिस्सों में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, हमने किसके अंदर कितने हिस्सों में कन्वर्ट किया? इसको दो हिस्सों में कन्वर्ट किया। वो क्या है हमारे पास कि एक, नंबर 1, एक हमारे पास होता है नल हाइपोथेसिस। और नल हाइपोथेसिस हमेशा डिनोट होता है एच नॉट के साथ। एच नॉट का मतलब है नल हाइपोथेसिस। और उसकी तरफ दूसरी तरफ क्या आता है? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में हम क्या बात करेंगे? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस किससे डिनोट होता है? H1 से भी डिनोट होता है और HA से भी डिनोट होता है। चाहे H1 किसी ने लिखा हो चाहे HA लिखा हो, दैट मींस इट इज द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब ये डिसाइड कैसे करना है व्हाट इज नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेट? मैं डिसीजन मेकिंग क्या करना चाह रहा हूं। अच्छा, कुछ रूल्स होंगे नल हाइपोथेसिस के अपने और कुछ ऑल्टरनेटिव के अपने रूल्स हैं। वो क्या? एक बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, एक बात करने में हमने देखना है कि क्या इक्वालिटी उसमें मौजूद है या इक्वालिटी उसके अंदर मौजूद नहीं है मेरी बात के अंदर। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैं हाइपोथेसिस लगाना चाहता हूं कि भाई क्या इसके अंदर 500 मिलीलीटर ड्रिंक मौजूद है या नहीं है। ठीक है, तो
मैंने टेस्ट लगाया, इसके अंदर क्या 500 मिलीलीटर मौजूद है? यानी कि सिर्फ मैं 500 की बात कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? सिर्फ 500 की बात कर रहा हूं, यानी कि इक्वल टू 500। तो जहां भी साइन इक्वालिटी का आ जाए तो नल हाइपोथेसिस सिर्फ किसको ट्रीट करता है? इक्वालिटी को ट्रीट करता है। जिस भी बात में इक्वालिटी आ गई वो नल हाइपोथेसिस का हिस्सा होगा, ये रूल है। ठीक है, तो हमने जब भी बात की हमने कहा भाई अगर 500 मिलीलीटर है तो हम उसके ऊपर लगा रहे हैं कि भाई क्या इसके अंदर 500 मिलीलीटर है, तो इक्वल टू की बात कर रहे हैं। अब इक्वल टू के साथ क्या सिनेरियो हो सकता है? या तो इक्वल टू है या इक्वल टू नहीं। अगर तो इक्वल टू है तो वो नल हाइपोथेसिस में चला गया, अगर इक्वल टू नहीं है तो वो नल हाइपोथेसिस में चला जाएगा। ऐसे सिंपल है। तो हमने सेंटेंस देखना है, सेंटेंस ने इक्वालिटी की बात की या नहीं। अच्छा, इक्वालिटी की बात इसमें भी आ सकती है, रिकॉर्ड भी हो सकती है। इसमें कम से कम 500 मिलीलीटर मौजूद है। कम से कम का मतलब क्या है कि 500 तो लाजमी है, 500 से ज्यादा भी हो सकता है, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो हम एक और बात भी कर सकते हैं कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है, फिर भी इक्वालिटी आ गई। एटलीस्ट जिसको बोलते हैं, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम इतना तो है ही। तो इस लफ्ज में भी क्या आ गई? इक्वालिटी आ गई। तो जैसी बात है इक्वालिटी की, तो हमने कहा जब भी बात वो इक्वालिटी की करेगा तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये नल हाइपोथेसिस है। ठीक है, तो इसका उलट क्या होगा कि अगर 500 या 500 से ज्यादा है तो इसका ऑल्टरनेट क्या बन गया कि 500 से कम है। अब इस बात में इक्वालिटी नहीं है। ठीक है, या तीसरी बात क्या कर सकता है? इसमें ज्यादा से ज्यादा 500 मिलीलीटर मौजूद है। एटमोस्ट जिसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा। इसका मतलब है स्मॉलर देन और इक्वल टू। फिर इक्वालिटी आ गई बात में। तो जिस भी बात में इक्वालिटी नजर आ गई उसको आपने चुप करके क्या कहते हैं? ये नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस सिर्फ किसको ट्रीट करता है? जिसके अंदर इक्वालिटी होती है। जिस बात में इक्वालिटी ना हो नल हाइपोथेसिस वो नहीं कहलाता। तो रूल नंबर 1 कि हमने सवाल देखना है, सवाल देख के डिसाइड करना है कि इसके अंदर इक्वालिटी का वर्ड मौजूद है या इक्वालिटी का वर्ड मौजूद नहीं। ठीक है, अच्छा अगर तो लेस देन इक्वल टू हम कह रहे हैं, यानी कि एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 500 हो सकता है, 500 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है कि अगर 500 से ज्यादा निकल आया दैट इज ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। 6 तरह के जुमले इसके अंदर से निकलेंगे। पहला जुमला क्या है? 500 मिलीलीटर है, तो ऑल्टरनेट क्या बन गया? 500 मिलीलीटर नहीं है। या एक और जुमला भी हो सकता है, मैं टेस्ट क्या लगा रहा हूं? मैं टेस्ट लगा रहा हूं कि इसके अंदर 500 मिलीलीटर मौजूद नहीं है। तो नहीं का मतलब क्या हो गया? नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू की जब भी बात आएगी तो तब हम उसे ऑल्टरनेट में लिखेंगे। तो जब मैं ऑल्टरनेट लिखूंगा नॉट इक्वल टू, तो ऑटोमेटिकली नल में क्या चला जाएगा? इक्वल टू चला जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस हमें बताएगा कि मेरा नल हाइपोथेसिस क्या है और अल्टरनेट क्या है। तो नल का रूल है इक्वालिटी को ट्रीट करना, अल्टरनेट का रूल है कि वो जहां इक्वालिटी नहीं आती वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस बन जाता है। ठीक होगी बात ये? अच्छा, फिर क्या बात हो सकती थी? हमने कहा जी ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर 500 हो सकता है। ठीक है, या एक और बात भी आ सकती है, इसके अंदर 500 से कम मौजूद है। तो अगर मेरा हाइपोथेसिस लग रहा है कि इट इज स्मॉलर देन 500, तो स्मॉलर देन में इक्वालिटी का साइन नहीं आया तो ये किधर चला जाएगा? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में चला जाएगा। ठीक होगी बात? तो 500 से कम है या ऑल्टरनेट में चला गया, तो 500 या 500 से ज्यादा किधर चला गया? ऑटोमेटिकली नल हाइपोथेसिस में चला। इसी तरह अगर मैं कह रहा हूं कि कम से कम 500 है तो नल हाइपोथेसिस है। या एक और जुमला भी आ सकता है, वो जुमला क्या है कि इसके अंदर 500 से कम मौजूद, 500 से ज्यादा मौजूद है। ठीक है, कम की बात कर ले या ज्यादा की कर ले, इक्वालिटी नहीं है। तो जब भी इक्वालिटी नहीं है तो याद रखें कि वो ऑल्टरनेट है, क्योंकि उसके साइन में, उसके लफ्ज में इक्वालिटी नहीं है।
तो जिस भी सेंटेंस में इक्वालिटी नहीं होगी हम उसको ऑल्टरनेट में फेंक देंगे और उसका उलट जाके हम नल में फेंक देंगे। लेकिन ये तो थी आसान बात। कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंस हमारे पास सवाल भी आएंगे जिसके अंदर वो सिर्फ किसकी बात करेगा, इक्वल टू की, लेकिन उसके बरक्स क्या आएगा, या तो लेस देन आएगा या मोर देन का वर्ड आएगा। ये भी सिचुएशन बन सकती है, लेकिन ये अलग सिचुएशन है, इनको हम बाद में एनालाइज करेंगे कि ये कौन सी कहानी है। ये वाली कहानी को हमने बाद में कंसीडर करना है, और क्यों करना है इसके बारे में बात, पहले जरा थोड़े से इजी स्टेप्स की तरफ बात करेंगे। ऊपर वाले स्टेप्स इजी हैं, वो समझना आसान है। ये वाले स्टेप्स कब आएंगे इनके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले ऊपर वाले को समझते हैं, फिर नीचे वाले की तरफ जाएंगे कि भाई ये सिचुएशंस कहां पे आती हैं। ठीक होगी बात। अच्छा, तो सबसे पहला काम क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करेंगे, और हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करने के बाद स्टेप नंबर 2 क्या आएगा, स्टेप नंबर 2 मेरे पास आएगा कि भाई मैंने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताना है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, रिस्क लेवल। ये क्या होता है, रिस्क लेवल, कि किसी चीज में मेरे पास रिस्क कितना है। ठीक है, लाइक अगर आप कहते हो आप 99% कॉन्फिडेंट हो किसी चीज के बारे में, तो इसका मतलब रिस्क लेवल कितना है, 1%। हमने कहा था 4 तरह के टेस्ट हो सकते हैं। 99% कॉन्फिडेंस लेवल टेस्ट हो सकता है आपके सिलेबस में, 98 हो सकता है, 95 हो सकता है, 90 हो सकता है। इसके अलावा आपके सिलेबस में ये चीज टेस्ट नहीं होगी। ठीक है, अगर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस आएगा तो ये 4 लेवल आएंगे। कई दफा क्या होगा, सवालों में हमें वो नहीं बताएगा कि आप कॉन्फिडेंस लेवल कितना टेस्ट करना चाहते हैं। तो साइलेंट होने की सूरत में एक चीज याद रखिएगा, अगर सवाल साइलेंट है, ठीक है, तो साइलेंट होने की सूरत में हमें कॉन्फिडेंस लेवल कितना लेना है, तो हमेशा याद रखें कॉन्फिडेंस लेवल लोगे आप 95%। यानी कि इन शॉर्ट इसके लिए क्या आ गई बात, इनडायरेक्टली बात क्या आ गई, आपका रिस्क लेवल कितना उठाया जाएगा, रिस्क लेवल आपका 5% का उठाया जाएगा अगर सवाल साइलेंट हुआ तो। अगर सवाल साइलेंट ना हुआ तो फिर वो खुद ही बता देगा आपका रिस्क लेवल क्या है या कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। अगर वो नहीं बताता तो फिर मैं ये कंसीडर करूंगा, और इसको कंसीडर करते हुए मैं आगे सवाल को परफॉर्म करूंगा। ठीक होगी बात। देन स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या है मेरे पास, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। मैं इसके बाद टेस्ट कौन सा अप्लाई करूंगा, तो टेस्ट अप्लाई करने के लिए भाई मेरे पास 2 हैं टेस्टिंग्स फिलहाल। ठीक है, फिलहाल 2 टेस्टिंग है, वैसे तो 3 है मेरे पास। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। नंबर 1 हमारा कौन सा होगा, नंबर 1 होगा जी स्कोर, नंबर 2 होगा टी स्कोर, एंड नंबर 3 होगा मेरे पास का स्क्वायर। ये 3 तरह के टेस्ट अप्लाई होंगे। अगर तो मैं क्वांटिटी यानी कि नंबर्स को टेस्ट करने जा रहा हूं, किसको, क्वांटिटी, न्यूमेरिकल डाटा को टेस्ट करने जा रहा हूं, तो उस पे या तो जी स्कोर लगेगा, ठीक है, या तो जी स्कोर लगेगा या फिर टी स्कोर लगेगा। किसके लिए, न्यूमेरिकल टेस्टिंग के ऊपर। लेकिन अगर मैं क्वालिटी चेक करने जा रहा हूं, ठीक है, या कैटेगोरिकल डाटा है, तो क्वालिटी के ऊपर जब भी बात आएगी तो क्वालिटी पे हम क्या करेंगे, का स्क्वायर को अप्लाई करेंगे, ऐसे। ठीक होगी बात। अब तो डाटा न्यूमेरिकल हुआ तो जी स्कोर या टी स्कोर, और अगर क्वालिटी टेस्ट करनी हुई तो का स्क्वायर। अब जी स्कोर टी स्कोर कैसे अप्लाई का, वही जो हमने चैप्टर नंबर 13 में सीखा, सेम वही चीजें अप्लाई होंगी, उसके अलावा कोई नई चीज नहीं आ रही। ठीक होगी बात। अब वो क्या रूल था, वो वही था
कि क्या मुझे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है या नहीं। अगर तो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो स्ट्रेट अवे आंखें बंद करके मैं जीस को लगा दूंगा, फिर मैं नहीं देखूंगा कि मेरा सैंपल साइज 30 से ज्यादा है या 30 से कम है, ठीक है। लेकिन अगर उसने पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे गिवन ना किया तो फिर मैं देखूंगा कि मेरा अगर सैंपल साइज 30 या 30 से ज्यादा है तो फिर जी स्कोर की तरफ जाऊंगा, और अगर 30 से कम हुआ तो फिर मैं टी स्कोर की तरफ जाऊंगा। रूल्स वही हैं जो चैप्टर नंबर 13 में जी स्कोर टी स्कोर के लिए हमने पढ़े थे, रूल्स सेम के सेम अप्लाई। क्लियर? अच्छा फिर जाएंगे हम स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, हम बेल शेप डायग्राम बनाएंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन रीजन बनाएंगे। असल में जो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा अपना रिजेक्शन रीजन। मेन फोकस मेरा किसकी तरफ होगा, रिजेक्शन रीजन की तरफ होगा, क्योंकि रिजेक्शन रीजन मेरा क्या है, क्रिटिकल रीजन है। क्या है, क्रिटिकल रीजन। मेरा मेन फोकस होगा रिजेक्शन रीजन की तरफ, कि मैंने सबसे पहले रिजेक्शन रीजन प्रोवाइड करना है। और रिजेक्शन रीजन किस बेसिस पे मुझे मिलेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो रिजेक्शन रीजन मुझे बताएगा मेरा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। कौन बताएगा, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस की बेस के ऊपर मैं डिसाइड करूंगा कि मेरा रिजेक्शन रीजन क्या है। तो रिजेक्शन रीजन हमेशा मुझे कौन प्रोवाइड करेगा, वो मुझे प्रोवाइड करेगा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है। रिजेक्शन रीजन निकाल के बाकी सारा मेरा क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेंस रीजन बन जाया करेगा, ठीक। फिर मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, उस फॉर्मूले के थ्रू मैं अपने डेटा का क्या निकालूंगा, वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, फिर वो वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, फिर वो वैल्यू देखूंगा क्या वो वैल्यू रिजेक्शन रीजन में जाके गिरी या एक्सेप्टेड रीजन में जाके गिरी। अगर तो वो रिजेक्टेड रीजन में जाके गिरेगी तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा, और अगर एक्सेप्टेड रीजन में जाके गिरी तो एक्सेप्ट कर लूंगा कंक्लूजन। लेकिन बात यही, कंक्लूजन दूंगा किस पे, कंक्लूजन याद रखें, कंक्लूजन जो आपने देनी है वो हमेशा आप किस पे दोगे, नल हाइपोथेसिस पे दोगे, ठीक है ना। वो हमेशा आपने किस पे देनी है, नल हाइपोथेसिस पे देनी है। यानी कि एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो करेंगे हम नल हाइपोथेसिस को करेंगे, ठीक है, चाहे जो भी हो, ठीक है। चाहे आपका सवाल जो था वो स्टार्ट हुआ था, जैसे आपके सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी कि यार इसके अंदर 500 मिलीलीटर मौजूद नहीं है, तो हम उसके ऊपर हाने आने कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। बेशक क्वेश्चन आपको दे रहा है कि भाई आपने उसने ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस पे अपना को फैसला मानना है, लेकिन जब भी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगाएंगे तो वो हमेशा जो भी मुझे जवाब देगा, जो भी मुझे आंसर करेगा, वो जो हमें आंसर प्रोवाइड करेगा वो हमेशा नल हाइपोथेसिस पे करेगा। ये इसका ड्रॉबैक है। अब इस ड्रॉबैक की वजह से मसले क्या आते हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमेशा हमने जो डिसीजन मेकिंग करनी है, कंक्लूजन देना है, कंक्लूजन का मतलब है डिसीजन लेना, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग जो होगी वो हमेशा नल हाइपोथेसिस पे होगी। डिसीजन मेकिंग हमेशा किस पे होगी, नल हाइपोथेसिस के ऊपर। तो ये 6 स्टेप्स होंगे जिनको हम फॉलो करेंगे और फॉलो करने के बाद अपने कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। लेकिन ये बात फिर बार बार बता रहा हूं कि हमने डिसीजन मेकिंग पे जो भी डिसीजन मेकिंग देनी है वो नल एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो होगा वो नल हाइपोथेसिस होगा। और रिजेक्शन रीजन मुझे कौन प्रोवाइड करेगा, रिजेक्शन रीजन मुझे ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस प्रोवाइड करेगा। वो क्यों करेगा, देखो हम हमेशा क्या देखते हैं, हमें जिस चीज का डर होता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं आप लोगों को डर क्या होता है,
जब आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको डर क्या है, खुदा ना खास्ता आप फेल ना हो जाओ, ये आपका डर है। तो डर आपका क्रिटिकल रीजन है बेसिकली। आपको कहीं ये तो डर नहीं है ना खुदा ना खास्ता हम पास ना हो जाए, ये तो कोई नहीं है ना। डर आपको किस चीज का है, खुदा ना खास्ता हम फेल ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए उस रीजन को हम क्रिटिकल रीजन कहते हैं जिसका हमें डर होता है। ठीक है, तो डर हमेशा कौन प्रोवाइड करेगा मुझे, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब कैसे करेगा, क्यों करेगा, ये कहानी थोड़ी सी हम आगे जाकर लेंगे। तो हमने कहा जजमेंट हमेशा किस पे आएगी, डिसीजन मेकिंग हमेशा किस पे आएगी, वो नल हाइपोथेसिस पे आएगी। जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो मुझे हमेशा रिजेक्शन रीजन जो है वो प्रोवाइड करेगा। ठीक होगी बात। ठीक होगी ना बात। तो हमने क्या बात की कि हमने ये देखना है सबसे पहले, सबसे जरूरी काम जो होगा इसके अंदर वो नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाना होगा। अब वो नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस किस तरह से बनाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। अब नीचे आओ, नीचे आए तो जरा देखें तो ये टेबल एक बना हुआ है हमारे पास, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दी हुई है, कॉन्फिडेंस लेवल्स दे रखे हैं, उसके जी स्कोर दिए हुए। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, जी स्कोर दो तरह के दिए हुए, एक है टू टेल और एक है वन टेल। पिछले वाले में ऐसा नहीं था, पिछले वाले में टू टेल ही यूज कर रहे थे क्योंकि हमने क्या कहा था, रिस्क दो तरफ है, आंसर उससे कम भी आ सकता है, आंसर उससे ज्यादा भी आ सकता है, क्योंकि वहां पे दो आंसर। अब यहां पे इस तरह से नहीं चलेगी कहानी, यहां पे रिस्क एक तरफ भी हो सकता है, रिस्क दो तरफ भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर तो रिस्क दो तरफ ट्रांसफर हो रहा है, इन केस अगर रिस्क दो तरफ ट्रांसफर हो रहा है यानी कि वन टेल या टू टेल, तो ये वन टेल या टू टेल किससे डिसाइड होगा, ये ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस मुझे बताएगा कि इस पे वन टेल टेस्ट अप्लाई होगा या टू टेल। अगर तो नॉट इक्वल टू है, मेरा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बोल रहा है कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बोल रहा है नहीं भाई ऐसा नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा 500 मिलीलीटर है तो ठीक है, अगर 500 मिलीलीटर से कम है या 500 मिलीलीटर से ज्यादा है, दोनों सूरतों में मेरा क्या है, रिस्क। क्योंकि मैं सिर्फ शर्त किस पे, एक इसको फिर वही कंसीडर करो, शर्त लग रही है, तो शर्त है कि 500 पूरा हो। लाइक फॉर एग्जांपल हम वैसी बात कर लेते हैं, हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं, हमने क्रिकेट मैच देखते हुए कहा कि आज बाबर आजम जो है वो 50 स्कोर बनाएगा, शर्त मेरी किस पे लगी है कि वो सिर्फ 50 स्कोर बनाएगा। अगर 50 से कम बनाया तो भी रिस्क, 50 से ज्यादा बनाया तो भी रिस्क। तो 50 से कम बनाए या 50 से ज्यादा बनाए दोनों में रिस्क मौजूद है, तो इसका मतलब है रिस्क दो तरफ, टू टेल टेस्ट अप्लाई होगा। तो जब भी नॉट इक्वल टू का साइन आपको दिखाई देगा तो यहां पे हम टू टेल टेस्ट अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर उसने कहा कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है लेस देन, इसका मतलब मुझे रिस्क सिर्फ लेस देन वाली साइड पे है। तो जब लेस देन वाली साइड पे मेरा रिस्क आएगा तो हमेशा इसके ऊपर क्या करेंगे, वन टेल टेस्ट अप्लाई करेंगे। क्या होगा, इसके ऊपर हमेशा वन टेल टेस्ट अप्लाई होगा, और अगर मोर देन की कहानी आई तो भी वन टेल टेस्ट अप्लाई होगा, क्योंकि रिस्क एक तरफ हो गया। अगर अब मैंने शर्त क्या लगाई है, कम से कम बाबर आजम 50 बनाएगा, तो 50 से अगर ज्यादा बना लेगा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने कहा कम से कम 50 बनाएगा। 50 से ज्यादा भी बना गया तो भी ठीक है, तो भी मेरी शर्त पूरी हो गई। 50 भी बनाए तो भी मेरी शर्त पूरी हो गई। हाँ, अगर 50 से कम बनाए तो मैं शर्त हार जाऊंगा, तो वन टेल टेस्ट। और अगर मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा बाबर आजम 50 बनाएगा, 50 से ज्यादा नहीं बनाता, तो 50 से ज्यादा बना गया तो मेरा रिस्क है। तो रिस्क सिर्फ एक तरफ, 50 से जितना मर्जी कम बना ले मुझे कोई रिस्क है ही नहीं। तो रिस्क हमने देखना है कितनी तरफ मौजूद है। अगर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में लेस देन या मोर देन का साइन आया तो हमेशा कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा, वन टेल टेस्ट अप्लाई होगा। ठीक होगी ना बात। तो इसका मतलब है सिर्फ एक ही ऐसी सूरत है जिसके अंदर टू टेल टेस्ट अप्लाई हो सकता है, वो कौन सा है, अगर मेरा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में नॉट इक्वल टू की बात आई। जब तक नॉट इक्वल टू की बात नहीं आ रही टू टेल टेस्ट अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, अदरवाइज हमेशा वन टेल टेस्ट अप्लाई होगा। ठीक होगी बात। तो फिर उसकी भी वैल्यूज याद कर लो, पहले तो मैंने सिर्फ टू टेल्स की वैल्यू याद करवाई थी ये वाली। ठीक है, अब वन टेल की भी याद कर लेना। अब ये वन टेल की कैसे आई इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि हाउ वन टेल टेस्ट विल बी अप्लाइड। ठीक है,
तो वन टेल टेस्ट की भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो वन टेल टेस्ट कैसे आएगा इसके ऊपर भी चलेंगे हम। अच्छा, अब जो मैंने जी स्कोर की वैल्यू टेस्ट करनी है, ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, ये कहानी लैदा होगी। अब मेन क्या है, जब मैंने टेस्ट किया अपनी वैल्यूज, जो मेरा अपना डाटा मौजूद था, ये जो एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन रीजन रहेगा, ये तो मैं उस बेस पे बनाऊंगा कि मैं कितना परसेंट कॉन्फिडेंट हूं। जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो मुझे एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन देगा। उसके बाद मैं अपनी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, जो मेरे डाटा की वैल्यू, जो मैंने डाटा इकट्ठा किया है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। तो उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, उसके लिए एक ही फॉर्मूला है, चाहे फिर जी स्कोर लग रहा है चाहे फिर टी स्कोर लग रहा है। फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। ये किस में अप्लाई होगा, ये जब जी स्कोर होगा। ठीक है, अगर जी स्कोर ना हुआ टी स्कोर हुआ, तो टी स्कोर में क्या अप्लाई करेंगे, सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर तो होगा, लेकिन उसमें हम जो स्टैंडर्ड डेविएशन इस्तेमाल करेंगे वो सैंपल की होगी। अब चाहे जी स्कोर अप्लाई हो रहा है चाहे टी स्कोर अप्लाई हो रहा है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां पे भी इसी तरह ऑल्टरनेटिवली मैं सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन इस्तेमाल कर सकता हूं अगर n30 से ज्यादा निकल आया तो। या तो ये अप्लाई होगा या ये अप्लाई होगा, तो इधर और लिख देते हैं ताकि और ज्यादा बेहतर हमें तरीके से समझ आ जाए। क्लियर होगी बात। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फिर जाके हम चेक करेंगे वो एक्सेप्टेंस रीजन में आया या रिजेक्शन रीजन में आया। अब देखो यहाँ पे उसने क्या बात की, उसने यहाँ पे बात की है कि देखो जी, आर डिसीजन इज बेस्ड ऑन, कहता है आर डिसीजन इज बेस्ड ऑन नल हाइपोथेसिस। मैंने क्या बात की थी कि हमारा डिसीजन जो भी होगा वो नल हाइपोथेसिस पे होगा, और एक्सेप्ट द डिसीजन अकॉर्डिंग टू द नल हाइपोथेसिस। एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना नल हाइपोथेसिस की बेसिस पर। रिजेक्शन रीजन विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू alternate hypothesis and level of significance gives us the chance to reject the null hypothesis। रिजेक्शन रीजन मुझे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो होगा, यानी कि रिजेक्शन रीजन जो होगा वो मुझे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में मेरी मदद करेगा। ठीक होगी बात। तो उम्मीद है यहां तक बातें आप लोगों को क्लियर होंगी। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर ये टाइप्स ऑफ एरर के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करते हैं ये चीज, और फिर देखते हैं कि इस सवाल को हमने किस तरीके से परफॉर्म करना है। ठीक होगी बात। अच्छा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 1 मुझे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं जरा सवाल। कहता है सपोज दैट स्कोर ऑन एन एप्टीट्यूड टेस्ट यूज्ड फॉर डिटरमिनिंग एडमिशन टू ग्रेजुएट स्टडी इन स्टैटिस्टिक्स आर नोन टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हमारा डाटा विद द मीन ऑफ 500, मीन उसका कितना है 500, एंड द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 100। पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 100 मौजूद है। इफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 64 एप्लीकेंट, सैंपल साइज कितना है 64। अच्छा, मीन मेरे पास कितना आ गया 500 का। ठीक है, अब ये has a sample of 64 applicants from a college has a sample mean of 537। सैंपल मीन भी उसने मुझे प्रोवाइड कर दिया कितना 537। इज देयर एनी एविडेंस दैट देयर मीन, अब ये है मेन सवाल जिसके ऊपर हमने मेन फोकस करना है। Is there any evidence that their mean score is different from the mean expected of all the applicants? आप तमाम एप्लीकेंट से कितना मीन एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी कि पूरी पॉपुलेशन से कितना मीन एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो था 500। ठीक है, सैंपल मीन उसने मुझे कितना प्रोवाइड कर दिया था, वो उसने मुझे कर दिया था 537, और उसने पॉपुलेशन की जो स्टैंडर्ड डेविएशन थी वो मुझे दे दी थी 100, और उसने जो सैंपल साइज दिया था वो दिया था 60। अब सबसे पहला काम क्या था, मुझे H0 बनाना था और H1 बनाना। H0 क्या है मेरे पास, नल हाइपोथेसिस।
कहते हैं इज देयर एनी एविडेंस दैट द मीन स्कोर इज डिफरेंट फ्रॉम द मीन। डिफरेंट का मतलब क्या, आपने मीन सोचा 500, अब डिफरेंट में क्या हो सकता है, डिफरेंट का मतलब है कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, इसका मतलब है मेरा खतरा जो है वो दो तरफ है। डिफरेंट का मतलब 500 से अलग, तो 500 से कम हो गया या 500 से ज्यादा हो गया, दोनों तरफ मुझे क्या है, डर है। तो अगर मुझे दोनों तरफ डर है तो फिर मैं क्या करूंगा, तो फिर हमने कहा मीन इज इक्वल टू 500, तो ये ऑल्टरनेट नहीं बनेगा, ये बल्कि क्या बन जाएगा, मेरा नल हाइपोथेसिस बन जाएगा, क्योंकि इक्वालिटी का साइन आ गया। हमने कहा जब भी इक्वालिटी का साइन आएगा तो वो नल हाइपोथेसिस कहलाएगा। और H1 क्या बनेगा, H1 बनेगा मीन इज नॉट इक्वल टू सैम, पॉपुलेशन का मीन 500 नहीं होगा। तो अगर 500 नहीं होगा तो यहां से मुझे एक चीज तो क्लैरिफाई होगी क्या, कि यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगेगा, यहाँ पे टू टेल टेस्ट अप्लाई होगा, क्योंकि हमने कहा था जब भी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में इनइक्वालिटी आएगी और उसमें नॉट इक्वल टू का साइन आएगा तो वो हमेशा टू टेल होगा। तो यहाँ पे टू टेल टेस्ट लग गया। पहला स्टेप मेरा मुकम्मल हो गया कि मैंने नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बना लिया। उसके बाद अगला काम क्या था, रिस्क लेवल निकालना। तो रिस्क लेवल मुझे उसने कितना प्रोवाइड किया है सवाल में, 0.01। अब ये रिस्क लेवल है आपका 0.01 और ये टू टेल पे टेस्ट होगा। अब स्टेप नंबर 3 क्या था, स्टेप नंबर 3 में हमने क्या बात की थी, स्टेप नंबर 3 में हमने कहा था डिसाइड करने के टेस्ट कौन सा अप्लाई किया जाएगा। तो हमने यहाँ पे टेस्ट कौन सा अप्लाई करना है, तो क्या यहाँ पे न्यूमेरिकल डाटा मौजूद है, यस इट्स अ न्यूमेरिकल डाटा। तो न्यूमेरिकल डाटा जब भी आया तो हमने कहा टी स्कोर या जी स्कोर में से कोई एक चीज अप्लाई करें। तो हमने कहा ठीक है, अब देखना पड़ेगा क्या पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो यस पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन उसने मुझे 100 डिफाइन किया है। तो जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाए तो फिर एक ही टेस्ट लगेगा, वो कौन सा है, जी स्कोर। इसको लग गया। अब अगला काम क्या था, बेल शेप डायग्राम बनाना। ठीक है, मैंने बेल शेप डायग्राम बना ली। अब जब बेल शेप डायग्राम बनाई तो अब रिस्क मेरा कितनी तरफ है, दो तरफ। तो मेरे दो क्या बनेंगे, मेरे दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेंगे, वन इज ऑन द लेफ्ट साइड एंड वन इज ऑन द राइट साइड। लेकिन किस बेसिस पे, इस रिस्क की बेस पे। रिस्क मेरा कितना है 0.01, 1% को हम क्या लिखते हैं 0. ये 1% है। तो इसके दो हिस्से की रिस्क दो तरफ है ना, तो इस 1% के मुझे कितने हिस्से करने हैं, दो हिस्से करने हैं। तो 1% का जब हाफ करूंगा तो वो हो जाएगा 0.5%, और वी कैन से 0.05%। अगर बात पीछे चली गई तो इसका हाफ कितना बनता है, 0.005, 0.005। तो 1% का हाफ कितना है, 0.005। अब ये दोनों तरफ रिस्क चला गया, 1% का हाफ किया, एक लेफ्ट साइड पे चले गई, राइट यानी कि कम हुआ, इससे कम बात चली गई तो भी रिस्क, इससे ज्यादा बात चली गई तो भी रिस्क। तो इसका मतलब है ये मेरे कौन से बन गए, रिजेक्शन रीजन्स बन गए। तो इसका मतलब है मिडिल पॉइंट से लेकर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक का एरिया कितना बचा, वो मेरे पास बच गया 0.495। यहां से यहां तक का भी एरिया कितना बचा, 0.495। अब इसको मैं कहां जाके देखूंगा, इसको मैं जाके देखूंगा जी स्कोर के टेबल में जाके देखूंगा। अब ये इसने मुझे क्या बता रखा है, एरिया। अब एरिया जो भी फाइंड होता है, ये एरिया मुझे कहाँ मिलता है, जी स्कोर के टेबल में। ये जी स्कोर के टेबल में मुझे इस जगह पे मिलेगा, ठीक है ना, ये मुझे कहाँ मिलेगा, इन एरियाज में मिलेगा 0.495। तो मैंने इसको इस जगह पे तलाश करना है। अब इस जगह में तलाश करने गया तो 0.495, ये तो 44 की लाइन है, 49, ये 49 वाली लाइन शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक 495 नहीं आया है, 495 495 495 ये आ गया। अब 495 एग्जैक्ट तो मेरे पास मौजूद नहीं, दो वैल्यूज आ रही है मेरे पास, ठीक है।
ये भी और ये भी है, इनमें से ज्यादा करीब कौन सा, दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों के अंदर एक जैसी ही क्या है मेरे पास फर्क मौजूद है। ठीक होगी ना बात। तो हमने यहां से एग्जैक्ट वैल्यू तो हम नहीं, दोनों बराबर हैं तो हमने कहा ठीक है बड़ी वाली वैल्यू उठा लेते हैं। तो बड़ी वाली वैल्यू में एक तो ये लाइन बनेगी और इधर से ये वाली लाइन आएगी, तो दोनों को मिलाऊंगा तो कितना बन जाएगा 2.58। ये हमने पहले सीख लिया था। यहाँ पे आओ जरा, ये देखो मैंने यहाँ पे जो टेबल प्रोवाइड किया हुआ है, रिस्क लेवल था 1%, और तो अगर 2 टेल है तो ऑटोमेटिकली यहाँ से हमने 2.58 उठा लिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको टेबल देखने की जरूरत ना पड़े, आप ये वाला टेबल जुबानी याद कर लें। इससे क्या होगा, आपका पेपर में टेबल देखने का टाइम जो है वो सेव हो जाएगा, और आप डायरेक्टली यहाँ पे जाके क्या लिख सकते हो 2.58। अब दो तरफ है तो एक तरफ -2.58 आ जाएगा और एक तरफ +2.58 आ जाएगा। तो ये आपके रीजन जो होंगे इन बिटवीन, ये आपके क्या होंगे, एक्सेप्टेड रीजन होंगे। ये आपका कौन सा है, ये आपका एक्सेप्टेड रीजन है, ये वाला, ये सारा का सारा आपका एक्सेप्टेड रीजन में चला जाएगा। ठीक है ना, ये सारा का सारा आपका क्या है, एक्सेप्टेड रीजन है। ठीक है, अगर इससे बाहर मेरी बात चली गई, मेरे जो मैंने डाटा कलेक्ट किया था आंसर मेरा इससे बाहर निकल गया, तो फिर मैं इसको क्या करूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा, क्योंकि ये वाली साइड जो है मेरी, ये क्या है, रिजेक्टेड रीजन वाली साइड है। ये वाली, ये जो 0.05 वाली थी, इसको मैंने क्या कहती है, इसको मैं मिटा रहा हूं, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ये मेरा रिजेक्टेड रीजन है। ये भी मेरा कौन सा है, ये मेरा रिजेक्टेड रीजन। ओके होगी बात। तो इसलिए ये चीज मैं आपको सिखा रहा हूं मेनली, कि आपने मेनली इन वैल्यूज को याद कर लेना है, ताकि आपका पेपर में क्या हो जाए, वक्त बच जाए। तो मैं डायरेक्टली जाके आइंदा क्या करूंगा, अगले सवालों में डायरेक्टली मैं जाके जी स्कोर लिख दिया करूंगा। क्लियर। अच्छा, अब मैंने ये बना लिया, अगला काम मेरा क्या था, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। अब एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन बना चुका हूं। ये जो ग्रीन वाला ऐसा है ये एक्सेप्टेड रीजन है, और जो इससे बाहर जा रहा है यानी कि ये वाला एरिया, ये मेरा दोनों साइड पे रिजेक्टेड रीजन है। ठीक होगी बात। अब मैं अपने डाटा को जाऊंगा और अपने डाटा को कैलकुलेट करूंगा। अब मेरे डाटा में मैंने क्या कहा, मैंने कहा जी जी स्कोर का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जी स्कोर विल बी इक्वल टू सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। सैंपल मीन उसने मुझे कितना प्रोवाइड किया हुआ था, 537। पॉपुलेशन मीन कितना था इसके अंदर, 500, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे सवाल ने बताई थी 100 डिवाइडेड बाय अंडर रूट n, अंडर रूट 64 आ गया। ठीक होगी बात। तो हमने इसको गए कैलकुलेटर पे लगा दिया, हमने कहा जी ओके 537 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 64। एसडी का बटन दबाया, यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास 2.96 पॉजिटिव। अब जब 2.96 को मैं ढूंढने जाऊंगा तो वो 2.58 के बाद आएगा, यानी कि यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे जीरो था, आगे जाते के 1 आ गया होगा कहीं, फिर उसके आगे 2 आ गया होगा कहीं, 2 के बाद 2.58 आया होगा, उसके बाद जाके 2.96। इसका मतलब है मेरे डाटा की जो ये वैल्यू है 2.96, ये किस एरिया में फॉल कर रही होगी, ये मेरी इस वाले एरिया में, रिजेक्शन एरिया, क्योंकि इस पॉइंट्स के बाद आएगा। कौन सा वाला, ये वाला जो पॉइंट था, इस पॉइंट के बाद वाले एरिया में 2.96 फॉल करेगा। ठीक होगी बात। तो इसका मतलब है ये कौन सा रीजन बन गया मेरा, रिजेक्टेड। तो हम कंक्लूजन क्या देंगे, कंक्लूजन हमारा आएगा, अब हम बात करने लगे कंक्लूजन की। कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, वी विल रिजेक्ट, क्योंकि रिजेक्शन रीजन में चला गया, वी विल रिजेक्ट दी नल हाइपोथेसिस। तो हमने डिसीजन मेकिंग हमेशा किस पे करनी है, नल हाइपोथेसिस पे। वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एट जी स्कोर 2.96। आगे हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर होगी बात।
उम्मीद है यहां तक कहानी क्लियर होगी। इसके बाद ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, सपोज दैट variance of the IQs of the high school students in a certain city is 225। अब वेरिएंस बता रहा है पूरे सिटी का, यानी कि पूरे पॉपुलेशन का डाटा बता रहा है। तो इसने ये वेरिएंस बताया है मुझे पॉपुलेशन का 225। दैट मींस कि अगर मैं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का कैलकुलेट करने जाऊं तो कर सकता हूं, क्योंकि वेरिएंस गिवन है तो वेरिएंस का अंडर रूट ले लो। तो हम अंडर रूट ले लेंगे 225 का, तो वो कितना आ जाएगा मेरा 15। तो मेरी स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन की कितनी है, वो 15 है। ठीक होगी बात। नेक्स्ट, रैंडम सैंपल ऑफ 36 स्टूडेंट्स, सैंपल साइज आ गया मेरा 36 का, मीन IQ ऑफ 106। ये 36 स्टूडेंट्स का मीन है, तो इसका मतलब है ये क्या हो गया, इन सैंपल का मीन हो गया। तो सैंपल का मीन कितना आ गया, 106। अच्छा, शुड वी कंक्लूड, अब आगे वो वाली बात जिसकी बेस पे मैंने नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाना है। शुड वी कंक्लूड दैट the IQs of the high school students in this city are higher than 100, यानी कि पॉपुलेशन, क्योंकि टेस्ट हमेशा किसके पर लगता है, पॉपुलेशन। नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमेशा पॉपुलेशन डाटा की बेस पे बनाया जाता है। तो इसका मतलब है वो पॉपुलेशन का मीन कितना मान रहा है, 100। अब उसने कहा should we conclude that the IQs of the high school students in this city are higher than 100। higher than 100 का मतलब है greater than। अब इसमें इक्वालिटी का साइन नहीं आ रहा, इसका मतलब है ये किसको डिफाइन कर रहा है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को। तो स्टेप नंबर 1 क्या था, स्टेप नंबर 1 था नल हाइपोथेसिस बनाना और अल्टरनेट बनाना। अल्टरनेट हाइपोथेसिस में उसने कह दिया मीन इज ग्रेटर देन हायर देन 100। तो फिर नल हाइपोथेसिस क्या बन गया, स्मॉलर देन और इक्वल टू 100, क्योंकि हमने उसका उलट सोचना है। तो उलट क्या आ गया, लेस देन और इक्वल टू 100। इसका मतलब है इसके ऊपर टेस्ट कौन सा लगेगा, वन टेल टेस्ट लगेगा। ये कैसे डिसाइड हुआ, ग्रेटर देन के साथ, यानी कि रिस्क एक तरफा का। 100 से ऊपर बात चली गई तो खतरा है, 100 से नीचे रहा तो ठीक रहेगा। तो इसके ऊपर हमेशा क्या अप्लाई करेंगे, वन टेल अप्लाई करेंगे। फिर सिग्निफिकेंस लेवल कितना आया मेरा, सवाल बिल्कुल साइलेंट है, कुछ नहीं बता रहा। तो हमने कहा जब सवाल साइलेंट होगा, कुछ नहीं बताएगा, तो रिस्क लेवल कितना लिया जाएगा, 0.05। ठीक होगी बात। इसके बाद स्टेप नंबर 3, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन बनाना है। उसके लिए मुझे पहले क्या बनाना पड़ेगा, बेल शेप डायग्राम बनानी पड़ेगी। अब खतरा तो एक तरफ है, अब कौन सी साइड पे खतरा है, ग्रेटर देन वाली साइड पे। तो ग्रेटर वाली साइड हमेशा इधर से इधर को जाती है, ये वाली साइड जो आती है आपकी, ये ग्रेटर देन वाली साइड है। अगर लेस देन वाली साइड होती तो वो कौन सी होती, ये वाली साइड होती। ठीक है, तो अगर ये वाली साइड नहीं आ रही तो इसका मतलब ये लेस देन की तरफ, इस तरफ जब जाएंगे तो लेस देन वाली साइड होगी, और इस तरफ जब जाएंगे तो हमेशा हायर देन वाली साइड होगी। तो हमने रिजेक्शन रीजन बनाना था। रिजेक्शन रीजन हमारा किस बेस पे बना, ऑल्टरनेट की बेस पे। तो ऑल्टरनेट की बेस में मैंने कहा रिजेक्शन रीजन ऑन द राइट साइड, कितना परसेंट, 0.05%। अगर ये 0.05 है तो यहां से यहां तक एरिया टोटल कितना हो गया, 0.45। अब आप चाहो तो 0.45 को आप टेबल में तलाश कर सकते हो। अगर टेबल में जाओगे तो 0.45 हमें कहाँ मिलेगा, ढूंढते हैं। अच्छा जी, 0.45 की पहली वैल्यू यार 45 एग्जैक्ट नहीं मिल रहा, तो इसलिए दो वैल्यूज उठाएंगे हम। अगर एग्जैक्ट मिल रहा होता तो कहानी वहीं पे खत्म कर देते। एग्जैक्ट मुझे 4.45 नहीं मिला, तो इसमें से देखेंगे 4.5 के ज्यादा करीब कौन सी है, तो दोनों ही 0.45 के बराबर से 5 का फर्क है, तो हायर वाली वैल्यू उठाएंगे। हायर वाली वैल्यू क्या बनती है, इधर से 0.05 और इधर से बनती है 1.6, तो 1.65 बनेगा बेसिकली। और राइट साइड पे है तो जी स्कोर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.65, क्योंकि जब दोनों को जोड़ूंगा, दोनों को ऐड करूंगा तो वो बन जाएगी 1.65। तो 1.6 और 0.05 मिलके बन जाएंगे 1.65 बन जाएंगे।
ठीक होगी बात। अब देखो यहाँ पे जब हम आए तो यहाँ पे मुझे वन टेल में जाना था और वन टेल में मेरा रिस्क लेवल था 5%। और देखो यहाँ पे जाके जी स्कोर कितना गिवन है, 1.65 ही गिवन है। वो इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ से टेबल उठा लिया करेंगे। अच्छा, अब इसका मतलब मेरा एक्सेप्टेंस रीजन क्या है, ये सारा का सारा मेरा एक्सेप्टेंस रीजन है। ये तमाम रीजन मेरा कौन सा बन गया, एक्सेप्टेंस रीजन बन गया। और ये वाला हिस्सा, ये जो ये वाला हिस्सा है, ये मेरा रिजेक्शन रीजन बनेगा। तो इस पॉइंट के बाद, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद का एरिया मेरा कौन सा है, ये मेरा रिजेक्टेड रीजन है। तो अगर मेरा आंसर 1.65 से ज्यादा आया तो रिजेक्ट कर देंगे, अगर 1.65 से कम रहा तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। माइनस में तो जो मर्जी आया, ये देखो ये वाला पॉइंट मेरा 0 था, 0 से पीछे सारी वैल्यूज क्या है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये जो भी आया सारा एक्सेप्टेड है, माइनस में कुछ भी आ जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, उस 1.65 प्लस से ऊपर कहीं बात चलेगी तो फिर मैं उसे क्या कर दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा। ठीक होगी बात। अब हम अपना कैलकुलेशन करेंगे। अपने कैलकुलेशन की तरफ हम गए और हमने पहले डिसाइड करना है जी स्कोर या टी स्कोर। आएंगे, क्या मुझे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, हाँ जी बिल्कुल है। तो जी स्कोर टेस्ट कौन सा अप्लाई करेंगे, यहाँ पे टेस्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है जी स्कोर। अब जी स्कोर जब अप्लाई हो रहा है तो हमने कहा ठीक है, जी स्कोर इज इक्वल टू सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। डेटा का सैंपल मीन कितना है, सैंपल मीन दिया हुआ है उसने 106 माइनस पॉपुलेशन मीन है 100 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन है इसकी 15, हमने वेरिएंस की मदद से कैलकुलेट की थी। 15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 36, 106 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 36, तो ये कितना आ गया 2.4। ये 1.65 से आगे चली गई कहानी, तो 1.5 से जो 1.65 से आगे चली गई तो ये रिजेक्शन रीजन में फॉल कर गया। रिजेक्शन रीजन में हो गया तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन आया वी विल reject the null hypothesis, at z score 2.4। ये हमारा क्या निकला है, कंक्लूजन। क्लियर बात। इसके बाद हम चलेंगे सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, अ रैंडम सैंपल ऑफ 64 ड्रिंक, सैंपल साइज 64, और सॉर्टिंग मशीन हैज एन एवरेज कंटेंट, सैंपल की एवरेज दे दी, क्योंकि 64 ड्रिंक्स का सैंपल था उसका मीन उसने बताया 21.9। ठीक होगी बात, तो 21.9 ले लेंगे। ठीक होगी बात। अच्छा, 21.9 आ गया डेसिलीटर्स विद द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1.4। अब ये किसकी स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है, उसी एक जुमले में कंप्लीट हो रहा है। सैंपल है 64 का जिसका मीन है 21.9 और उसी की स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो है 1.42 डेसिलीटर। अच्छा, इस दफा उसने टेस्ट हाइपोथेसिस ने खुद ही बता दिया, एच नॉट भी बता दिया और एच वन भी बता दिया, यानी कि पॉपुलेशन मीन उसने कितना बताया है 22.2। अब यहाँ पे उसने क्या किया, एच नॉट भी खुद बता दिया और एच वन भी खुद बता दिया। एच नॉट आपने कितना रखना है, मीन इज इक्वल टू 22.2 और ऑल्टरनेट में चला गया लेस देन 22.2। अच्छा, लेस देन 22.2 गया तो लेस देन में हमेशा कौन सा टेस्ट लगता है, हमेशा वन टेल टेस्ट अप्लाई होगा। अगला काम क्या था, रिस्क लेवल आइडेंटिफाई करना, तो रिस्क लेवल से नहीं बताया तो 0.05 ले लेंगे। और टेस्ट कौन सा अप्लाई होगा, यहाँ पे टेस्ट अप्लाई होगा, डिसाइड कर लेते हैं। क्या मुझे पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, नहीं गिवन है, सैंपल की गिवन है। तो n30 ज्यादा या 30 से कम, तो n30 से ज्यादा है तो इस पे क्या लगेगा, जी स्कोर अप्लाई करेंगे।
तो यहाँ से क्या डिसाइड हो गया कि जी स्कोर अप्लाई होगा। अच्छा, अब जी स्कोर के ऊपर हमने क्या लगा दिया, हमने कहा ठीक है, फिर अब हम बनाते हैं बेल शेप डायग्राम। अगला काम था एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन बनाना। हमने एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन बनाने गए, ठीक है। अच्छा, अब रिजेक्शन रीजन मुझे कौन देगा, H1। ऑल्टरनेट कह रहा है कि भाई लेस देन वाली साइड पे खतरा है, तो हमने लेस देन वाली साइड पे क्या कर दिया, रिजेक्शन रीजन बना दिया। और 5% था, वन टेल था, तो हमने क्या कहा था, 5% पे वन टेल पे हमारा स्कोर क्या आएगा, 1.65। हमने कहा ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, -1.65। नहीं जी, हमने यहाँ पे जाके लिख दिया -1.65, और ये मेरा क्या बन गया, रिजेक्शन रीजन बन गया। और बाकी सारा मेरा ये वाला एरिया जो था, ये मेरा क्या बन गया, एक्सेप्टेड रीजन। ठीक है, लो जी, अब हम अपने डाटा का कैलकुलेशन करने जाएंगे। जी स्कोर अप्लाई हो रहा था, हमने लगाया जी फॉर्मूला। हमने कहा जी जी स्कोर विल बी इक्वल टू, जी स्कोर विल बी इक्वल टू सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। इस दफ़ा स्टैंडर्ड एरर में स्टैंडर्ड डेविएशन जो अप्लाई होगी वो कौन सी होगी, सैंपल वाली। अच्छा जी, सैंपल मीन कितना था, 21.9, माइनस पॉपुलेशन मीन है 22.2, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन है इसकी 1.42, डिवाइडेड बाय √64। कैलकुलेटर पे गए, हमने अप्लाई किया 21.9 माइनस 22.2 डिवाइडेड बाय 1.42 डिवाइडेड बाय √64 इक्वल टू किया, एस डी का उठन दवाया कितना है, -1.69। दिस इज -1.69। अब देखो, ये आ रही थी साइड -1 की, फॉर एग्जांपल ये -1 आया, फिर -1.5 आया, फिर -1, अब -1.69 इसके बाद आएगा, इसके बाद आएगा, यानी कि कौन सा रीजन बन गया, ये वाला। अब ये वाले रीजन में कौन से साइड आ गई, रिजेक्शन रीजन आ गई। बेशक कुछ वैल्यू से आया, लेकिन आ गया। तो हम इसको भी क्या कर देंगे, कंक्लूजन क्या देंगे इसका, कंक्लूजन आएगा वी विल reject we will reject the null hypothesis at z score -1.69। ओके होगी बात, उम्मीद है यहाँ तक कहानी आप लोगों को क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 3 तक कहानी हमारी मुकम्मल हो गई। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक होगी बात।
यहाँ तक उम्मीद है कहानी सबको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक जितनी भी बातें, अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे मैसेज पे पूछ सकते, ठीक होगी बात। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।